स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थानी कला और संस्कृति में जो अपने 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसके भाग 7 में। आज हम टॉप 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है। इससे पहले हमने 300 तक कर लिए थे, भाग 6 तक हमने 300 प्रश्न देख लिए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, मतलब 301 दे रखा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन से किले में है। ऑप्शन 1 दे रखा है नागौर दुर्ग में, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर दुर्ग में, ऑप्शन 4 दे रखा है आमेर दुर्ग में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बादल महल है वह है जैसलमेर दुर्ग में। कौन से में है? जैसलमेर दुर्ग में। राजस्थान के 3 किलों में बादल महल है। बादल महल प्रसिद्ध 3 किलों में है। पहला तो एक तो है जैसलमेर में, जैसलमेर किले में, एक है नागौर के किले में और एक है कुंभलगढ़ किले में। जैसलमेर का जो बादल महल है ये है राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल, सबसे ऊंचा बादल महल। और नागौर का जो बादल महल है ये सबसे कलात्मक एवं वास्तविकता को लिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा कलात्मक है और वास्तविक लगता है, वास्तविक बादल महल। और कुंभलगढ़ में एक छोटा दुर्ग है जो है कटारगढ़, और कटारगढ़ में बादल महल है। और बादल महल में है एक तो है जनाना कक्ष और एक है जूनी कचेरी। जनाना कक्ष और एक है जूनी कचेरी। जूनी कचेरी के 2 भाग हैं। बादल महल में है जूनी कचेरी, इसमें 2 भाग हैं, एक तो जनाना कक्ष और एक मर्दाना कक्ष। तो जनाना कक्ष में हुआ है महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। तो 3 बादल महलों के बारे में हमने इस प्रश्न में जानकारी ले ली। इसके बाद में अगला प्रश्न है बटनेर दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इस दुर्ग का निर्माण भूपत सिंह भाटी ने करवाया, ऑप्शन 2 दे रखा है इस दुर्ग का वास्तुकार केकैया था, ऑप्शन 3 दे रखा है ये दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है, ये दुर्ग मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बटनेर दुर्ग से संबंधित असत्य कथन में पूछा है तो ऑप्शन 1 देखते हैं इस दुर्ग का निर्माण भूपत सिंह भाटी ने करवाया, बिल्कुल सही है। इस दुर्ग का वास्तुकार केकैया था, ये बात भी सही है। ये दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है, ये बात असत्य है। ये दुर्ग मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, ये बात सही है। तो ये राजस्थान का नवीनतम नहीं प्राचीनतम दुर्ग है, प्राचीनतम दुर्ग है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। असत्य कथन पूछा था तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इस दुर्ग को ऊपर से देखने पर ये भारत के मानचित्र जैसा दिखाई देता है, ऑप्शन 2 दे रखा है इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, ऑप्शन 3 दे रखा है इस दुर्ग में चोखेलाऊ महल और श्रृंगार चौकी बनी हुई है, ऑप्शन 4 दे रखा है इस दुर्ग को कागामुखी दुर्ग भी कहा जाता है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथनों में इस दुर्ग को ऊपर से देखने पर भारत के मानचित्र जैसा दिखाई देता है, बात सही है। इस दुर्ग में चोखेलाऊ महल एवं श्रृंगार चौकी बनी हुई है, यह बात भी सही है। इस दुर्ग को कागामुखी दुर्ग कहते हैं, यह बात भी सही है। और ऑप्शन दे रखा है 5 अनुत्तरित प्रश्न। और इसका ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, तो ये कथन असत्य है। तो विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने किन किन दुर्गों को शामिल किया है, वो दुर्ग हैं, उनकी एक ट्रिक भी है चीकू, गाजर, आम। तो इससे हम इनको याद कर सकते हैं। तो जैसे हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कैसे हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, और गा से हो जाएगा गागरोन दुर्ग, और जैसे हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, और रसे हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, और आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग। तो ये किले हैं जो जिनको विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है हाड़ौती का पठार, ऑप्शन 2 दे रखा है उपरमाल का पठार, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया का पठार, ऑप्शन 4 दे रखा है मेसा का पठार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है किस पठार पर स्थित है, मेसा के पठार पर। तो सही आंसर हो जाएगा मेसा के पठार पर। और इसके पास में नदी कौन सी है, बेड़च व गंभीरी नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। एक मेहरानगढ़ का दुर्ग है, वह है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, चिड़ियाटूक पहाड़ी ऐसे कहते हैं पंचेटिया पहाड़ी, पंचेटिया
पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? ऑप्शन 1 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वह है सोनारगढ़ का दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सोनारगढ़ का दुर्ग। और राजस्थान का सबसे बड़ा, ये तो दूसरा सबसे बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वह है चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ का किला। और एकमात्र किला है चित्तौड़गढ़ का किला जिसके अंदर खेती की जाती है। राजस्थान का एकमात्र किला है जिसके अंदर खेती की जाती है, जिसके अंदर खेती कार्य किया जाता है। सही आंसर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हो जाएगा अपना सोनारगढ़ का दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए? ऑप्शन 1 दे रखा है कटारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अबुल फजल ने कटारगढ़ के लिए कहा है कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है कि इस नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद अमावस्या, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र अमावस्या, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन अमावस्या, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में जो दीपावली का त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता? ऑप्शन 1 दे रखा है चंद्रभागा पशु मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है कपिल मुनि का मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है पुष्कर मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है बैसाख, ऑप्शन 4 दे रखा है बाणगंगा मेला, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चंद्रभागा पशु मेला जो लगता है ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, ये बात बिल्कुल सही है। कपिल मुनि का जो मेला लगता है ये भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, और पुष्कर जो मेला जो लगता है वो भी लगता है, कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, पुष्कर मेला लगता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। लेकिन जो बाणगंगा जो मेला जो लगता है ये लगता है विराटनगर जयपुर में। कहाँ पर लगता है ये? विराटनगर जयपुर में। और ये लगता है बैसाख पूर्णिमा को। कब लगता है ये? बैसाख पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैसाख पूर्णिमा को। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में ये मेला लगता है। और कपिल मुनि का जो मेला लगता है ये लगता है अपना 12 में। कहाँ पर लगता है ये? 12 में। और चंद्रभागा जो पशु मेला लगता है ये लगता है अपना झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन झालावाड़ में। और इस मेले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस मेले को कहा जाता है हाड़ौती का सुरंगा मेला, हाड़ौती का सुरंगा मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना, ये तो अपने से पूछा था कि भाई कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता, तो वो है बाणगंगा का मेला। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है कार्तिक कृष्ण पंचमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन 3 दे रखा है माघ कृष्ण पंचमी को, ऑप्शन 4 दे रखा है माघ शुक्ल पंचमी को, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बसंत पंचमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी को। इसके अलावा और कौन कौन सी पंचमी है? एक है अपने ऋषि पंचमी, एक अपने ऋषि पंचमी, ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। एक बसंत पंचमी हो गई, ये पंचमी मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी को। एक है नाग पंचमी, एक है नाग पंचमी, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। एक है रंग पंचमी, ये मनाई जाती है अपने चैत्र कृष्ण पंचमी को। चैत्र कृष्ण पंचमी को ये मनाई जाती है। तो दोस्तों ये थी अपनी 3 पंचमी, 3 या 4 पंचमी जो भी है एक साथ ही मैंने करवा दी। तो एक है अपनी ऋषि पंचमी, एक है अपनी बसंत पंचमी, एक है नाग पंचमी और एक है रंग पंचमी। तो इसका बसंत पंचमी मनाई जाती है अपने माघ शुक्ल पंचमी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बसंत पंचमी का, ऑप्शन 2 दे रखा है दीपावली का, ऑप्शन 3 दे रखा है होली का, ऑप्शन 4 दे रखा है महाशिवरात्रि का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है क्या? महाशिवरात्रि। क्या मनाई जाती है? महाशिवरात्रि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाशिवरात्रि। इसके अलावा एक अपने बसंत पंचमी होगी माघ शुक्ल पंचमी को, दीपावली हो गई अपनी कार्तिक अमावस्या को, और होली हो गई अपनी फाल्गुन पूर्णिमा को, और महाशिवरात्रि अपनी आ गई फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अश्वमेलित है? ऑप्शन 1 दे रखा है, एक तरफ मेले दे रखे हैं, एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। तो ऑप्शन 1 दे रखा है घुश्मेश्वर महादेव मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है एकलिंगनाथ जी का मेला नागदा उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है खाटू श्याम जी का मेला रिंगस सीकर, ऑप्शन 4 दे रखा है त्रिनेत्र गणेश मेला जयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो घुश्मेश्वर महादेव मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है, ये बात सही है। एकलिंगनाथ जी का जो मेला है वो नागदा उदयपुर में लगता है, ये बात भी सही है। खाटू श्याम जी का मेला रिंगस सीकर में लगता है, ये बात भी सही है। और ऑप्शन 4 दे रखा है त्रिनेत्र गणेश मेला जयपुर, तो ये त्रिनेत्र गणेश मेला जयपुर में नहीं, ये लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कहाँ लगता है ये? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 311 है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है आश्विन पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है माघ पूर्णिमा, ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गुरु नानक जयंती जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कि दीपावली वाले महीने में। दीपावली अपने जिस महीने मनाते हैं, दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है और पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु नानक जयंती। या इस दिन होती है त्रिपुरा पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? त्रिपुरा पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ किस लोक देवता की है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाबू जी की, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगा जी की, ऑप्शन 3 दे रखा है देवनारायण जी की, ऑप्शन 4 दे रखा है तेजा जी की, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ जो है वह है देवनारायण जी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देवनारायण जी। पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर नहीं, वाद्य यंत्र होता है इसमें रावणत्ता वाद्य यंत्र। तब पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, माठ वाद्य यंत्र का। और इनकी जो पाबू धणीरी वाचना करते समय एक सारंगी नामक वाद्य यंत्र होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और पाबू जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है वो होता है थाली नृत्य। तो ये पाबू जी संबंधी सारी एक बार में आ गई। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, आश्विन पूर्णिमा, यानी कि आश्विन पूर्णिमा जो अंतिम दिन होता है के दिन बनाई गई सांझी क्या कहलाती है? ये दे रखा है आरबीएससी की बुक में। ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है, लेकिन आरबीएससी की बुक में जितने भी लाइनें दे रखी हैं वहाँ से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो ये दे रखा है उसके अंदर ऑप्शन 1 दे रखा है इसमें गौरा पार्वती, ऑप्शन 2 दे रखा है सांझाकोट, ऑप्शन 3 दे रखा है हल्दी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोलड़ी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आश्विन पूर्णिमा के दिन आखिरी दिन जो सांझी बनाई जाती है वो कहलाती है सांझाकोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पोटरी कला को राजस्थान में लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है राजा बारमल, ऑप्शन 2 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा, पोटरी कला को जो राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है वो जाता है मिर्जा राजा मान सिंह को। किसको जाता है? मिर्जा राजा मान सिंह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और सबसे ज़्यादा ये जो विकसित हुई है वो हुई है राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह सेकंड के काल में ये सबसे ज़्यादा विकसित हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 दे रखा है, ये प्रश्न लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में आया था अभी की में, जो 2022 में हुई थी लेबर असिस्टेंट एग्जाम। तो ऑप्शन 1 दे रखा बेवाण, ऑप्शन 2 दे रखा कावड़, ऑप्शन 3 दे रखा कठपुतली, ऑप्शन 4 दे रखा पोटरी, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मांगीलाल जो मिस्त्री है उनका संबंध है किससे? कावड़ से। किससे है? कावड़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कावड़ से। और कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़ से संबंध रखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रमकड़ा उद्योग के लिए
प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है गलियाकोट, ऑप्शन 2 दे रखा है नाथद्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है ब्यावर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है सारंगी, ऑप्शन 2 दे रखा है दुकाको, ऑप्शन 3 दे रखा है ताशा, ऑप्शन 4 दे रखा है रावणत्ता और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? ताशा। ताशा वाद्य यंत्र कौन सा है? ये है घनवाद्य यंत्र। कौन सा है ये? घनवाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशा। ताशा होता है मोहर्रम के दिन मुस्लिम लोगों के द्वारा गले में लटका कर इसको बजाया जाता है, तो वो होता है ताशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है कवि कल्लोल, ऑप्शन 2 दे रखा है मोहनोत नैंसी, ऑप्शन 3 दे रखा है शिवदास गार्डन, ऑप्शन 4 दे रखा है चंद्र सिंह बिरकाली, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अचलदास खिचड़ी वचनिका के जो लेखक हैं वह है शिवदास गार्डन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? किस ग्रंथ को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है दयालदास रिख्यात, ऑप्शन 2 दे रखा है नैनसी रिख्यात, ऑप्शन 3 गंगा लहरी, ऑप्शन 5 दे रखा है मारवाड़ परगनारी विगत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का जो गजेटियर कहा जाता है वो कहा जाता है मारवाड़ परगनारी विगत को। किसको कहा जाता है? मारवाड़ परगनारी विगत को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मारवाड़ परगनारी विगत। और लिखा किसने है मारवाड़ परगनारी विगत? जो लिखा है ये लिखा है मोहनोत नैंसी ने। मोहनोत नैंसी ने ये लिखा है। और इसी के अंदर मिलते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना के आंकड़े। इस ग्रंथ में मिलते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना के आंकड़े। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 320 है, किस ग्रंथ की तुलना दुर्सा आडा ने 5वें वेद और 19वें पुराण से की है? ऑप्शन 1 दे रखा है गंगा लहरी, ऑप्शन 2 दे रखा है वेली किशन री रुक्मणी, ऑप्शन 2 दे रखा है दशावत भागवतरा दुआ, ऑप्शन 4 दे रखा है मारवाड़ प्रगनारी विगत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मारवाड़ प्रगनारी विगत की तुलना तो किससे की जाती है? आईने अकबरी से। किससे की जाती है? आईने अकबरी से। और आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। तो इससे तुलना की जाती है किसकी? मारवाड़ प्रगनारी विगत को। और मारवाड़ी प्रगनारी विगत लिखी है मोहनोत नैंसी ने। और गंगा लेरी, वेली किशनरी रुक्मणी और दशावत भागवतरा दुआ, ये तीनों ग्रंथ किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसने लिखे हैं? ये तीनों ग्रंथ किसने लिखे हैं? कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने। ये बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र थे और इनको अकबर ने गागरों की जागीर प्रदान की और उसी के भीतर इन्होंने बैठकर इन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। तो किस ग्रंथ की तुलना दुर्साडा ने 5वें वेद और 19वें पुराण से की है? तो वेली किशनरी रुक्मणी की। किसी की है? वेली किशनरी रुक्मणी की जो तुलना इन्होंने की है दुर्साडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण इनको कहा गया है। 5वां वेद और 19वें पुराण की इसको संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें है क्या? वेली किशन रुक्मणी में है भगवान कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कानड़दे प्रबंध के लेखक कौन है? ये प्रश्न न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है पद्मनाभ, ऑप्शन 2 दे रखा है गिरधर, ऑप्शन 3 दे रखा है महेश, ऑप्शन 4 दे रखा है वीरभान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कानड़दे के जो प्रबंध के जो लेखक हैं वह है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसमें मिलता क्या है? कानड़दे प्रबंध में किसका उल्लेख मिलता है? इसमें मिलता है जालोर के शासक अखिराज के। जालोर के शासक कानड़देव के बारे में जानकारी मिलती है। कानड़देव के बारे में जानकारी। और ये दरबारी कवि किसके थे? अखिराज सोनग्रा के। अखिराज सोनग्रा के ये दरबारी कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट आदि रचनाएं किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है विजयनाथ देता, ऑप्शन 2 दे रखा है सूर्यमल मिश्र, ऑप्शन 3 दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन 4 दे रखा है मेघराज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट आदि जो ग्रंथ की रचनाएं हैं, ये रचना किसकी है? ये रचनाएं हैं सूर्यमल मिश्रण की। किसकी है ये? सूर्यमल मिश्रण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने जो वंश भास्कर की एक तो
और इसमें मिलता है बूंदी राजवंश का वर्णन। बूंदी राजवंश का इसमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और रामरंजाट ग्रंथ है एक इनका, रामरंजाट, जो इन्होंने लगभग सब बोलते हैं कि काफ़ी कम उम्र में इन्होंने इसको लिख दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेरा युग, धरती दोहरारी, घर ऊंचा आदि रचनाएं किसकी है। ऑप्शन 1 दे रखा है विजयदान देथा, ऑप्शन 2 दे रखा है मेघराज मुकुल, ऑप्शन 3 दे रखा है महेंद्र भानावत, ऑप्शन 4 दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन 4 दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा मेरा युग, धरती दोहरारी, घर ऊंचा आदि रचनाएं किसकी है। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना, तो ये रचनाएं हैं अपनी कन्हैयालाल सेठिया जी। किसकी हैं, कन्हैयालाल सेठिया की। और इसमें एक प्रश्न और है, इन्हें शब्द रचना के लिए इन्हें सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार। और ये प्रश्न एक बार तो पूछा गया था रीट लेवल 2022 में, रीट लेवल 2 2022, और एक अभी पूछा गया था, अभी एक एग्जाम हुई थी उसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सूर्यमल मिशन पुरस्कार। और एक है अग्निवाणी नामक ग्रंथ के कारण इनके ऊपर लगा है राजद्रोह का आरोप। किसका आरोप, राजद्रोह का आरोप। तो ये वाला प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चरी नृत्य निम्न में से किस जनजाति का है। ऑप्शन 1 दे रखा है मीणा जनजाति का, ऑप्शन 2 दे रखा है कंजर जनजाति का, ऑप्शन 3 दे रखा है गुजर जनजाति का, ऑप्शन 4 दे रखा है भील जनजाति का, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चरी नृत्य है निम्न में से किस जनजाति का है, गुजर जनजाति का। और ये प्रसिद्ध कहाँ का है, किशनगढ़ अजमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़ अजमेर का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा उड़न के आधार पर किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है चरी नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है तेरताल नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है भवाई नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है लाठी नृत्य, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शांता गांधी द्वारा ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये नृत्य है भवाई नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य पैटर्न करने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 दे रखा है तेरताल नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है भवाई नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्ञानदीप नृत्य, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा नृत्य पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है, कच्ची घोड़ी नृत्य। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई और सुनीता रावत किस नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है झूमर नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है घूमर नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है झूमर नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है चरी नृत्य, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई और सुनीता रावत का जो संबंध है वह है चरी नृत्य से। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का। अभी पिछले वाले प्रश्न में देखा ही था। और किस जनजाति का है, गुजर जनजाति का यह नृत्य प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। किसके अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है होली के अवसर पर, ऑप्शन 2 दे रखा है विवाह के अवसर पर, ऑप्शन 3 दे रखा है अन्नकूट महोत्सव पर, ऑप्शन 4 दे रखा है रक्षाबंधन के अवसर पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किसके अवसर पर किया जाता है गैर नृत्य, ये किया जाता है होली के अवसर पर। तो इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और महिलाएं साइड में खड़े होकर गीत गाती है, पुरुष भाग लेते हैं इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कक्का नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा कामदेव, ऑप्शन 2 दे रखा हिंगलाज माता, ऑप्शन 3 दे रखा चौथ माता, ऑप्शन 4 दे रखा गणेश जी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो कक्का नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है कामदेव की आराधना में। किसकी आराधना में, कामदेव की आराधना में। और 13 हिंगलाज माता व रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है तेरताली नृत्य। आराधना में किया जाता है तेरताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कामदेव। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डांग नृत्य किस स्थान का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 दे रखा है करौली, ऑप्शन 2 दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 4 दे रखा है राजसमंद, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो डांग नृत्य किस स्थान का प्रसिद्ध है, यह है अपने नाथ द्वारा राजसमंद का। डांग समझ के करौली नहीं करना है, नाथ द्वारा राजसमंद का यह नृत्य प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन 1 दे रखा है मीणा, ऑप्शन 2 दे रखा है सहरिया, ऑप्शन 3 दे रखा है गैरासिया, ऑप्शन 4 दे रखा है भील, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान की पहली सबसे बड़ी तो है मीणा, पहली सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी भील, तीसरी सबसे बड़ी सहरिया और चौथी सबसे बड़ी गैरासिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लीला मौर्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है भीलों में विवाह की रस्म, ऑप्शन 2 दे रखा है भीलों में मृत्यु की रस्म, ऑप्शन 3 दे रखा गरासियों में विवाह की रस्म, ऑप्शन 4 दे रखा गरासियों में मृत्यु की रस्म, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो लीला मौर्य है
भीलों में विवाह की रस्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, युद्ध नृत्य और हाथीमना नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शन 1 दे रखा है मीना जनजाति का, ऑप्शन 2 दे रखा है भील का, ऑप्शन 3 दे रखा है सासी जनजाति, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरे जनजाति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो युद्ध नृत्य और हाथीमना नृत्य किस जनजाति का है? ये नृत्य हैं अपने भील जनजाति के। किसके हैं? भील जनजाति के। और भील जनजाति के नृत्य याद करने की मैंने एक बार ट्रिक बताई थी कि भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर नाची, हाथी पर बिठाकर वापस लाए। तो ये हो जाएगा, एक तो नृत्य हो गया गौरी नृत्य, एक गेर नृत्य, एक हो जाएगा युद्ध नृत्य, एक रमणी नृत्य, हाथीमना नृत्य। ये नृत्य किसके हैं? ये हैं भील जनजाति के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भील। इसके बाद में ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोल नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है कूद नृत्य, ऑप्शन 3 दे रखा है ज्वाला नृत्य, ऑप्शन 4 दे रखा है वालरा नृत्य, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रासियों की जो घूमर कहा जाता है वो कहा जाता है वालरा नृत्य। किसको कहा जाता है? वालरा नृत्य को। ये एक ऐसा नृत्य है इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 वालरा नृत्य। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य, बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य ग्रासियों की घूमर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 है नागौर, ऑप्शन 2 दे रखा है सीकर, ऑप्शन 3 है चूरू, ऑप्शन 4 है झुंझुनू, ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो कुचामनी जो ख्याल है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है नागौर का। कहाँ का है? नागौर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागौर। इसके बाद में राव रिडमल, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल, गोगा चौहान आदि कहानियाँ किससे संबंधित है? किस ख्याल से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है कुचामनी ख्याल, ऑप्शन 2 दे रखा है तुराकलंगी ख्याल, ऑप्शन 3 दे रखा है हाथरसी ख्याल, ऑप्शन 4 दे रखा है हेला ख्याल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राव रिडमल, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल, गोगा चौहान आदि कहानियाँ किस ख्याल से संबंधित है? कुचामनी ख्याल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचामनी ख्याल, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तुर्राकलंगी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 दे रखा है राजस्थान के इस ख्याल के प्रवर्तक सैडू सिंह और हामिद राजा हैं, ऑप्शन 2 दे रखा है इस ख्याल में तुर्रा पक्ष का झंडा भगवा रंग का होता है, ऑप्शन 3 दे रखा है इस ख्याल में कलंगी पक्ष का झंडा हरे रंग का होता है, ऑप्शन 4 दे रखा है इसका उद्गम भीलवाड़ा से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका उद्गम जो भीलवाड़ा से नहीं है, इसका उद्गम है चंदेरी से। कहाँ से है? चंदेरी से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इसका उद्गम भीलवाड़ा से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। तो सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हेला ख्याल के सूत्रधार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेड़िया, ऑप्शन 2 दे रखा है कुटकुटिया, ऑप्शन 3 दे रखा है झटपटिया, ऑप्शन 4 दे रखा है हेला शायर। तो हेला ख्याल के सूत्रधार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हेला ख्याल के सूत्रधार को हेला शायर। क्या कहा जाता है? हेला शायर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका हेला शायर। और ये प्रसिद्ध कहाँ का है? यह है लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र का। लेकिन इसको आरबीएससी की जो बुक में वो दे रखा है करौली का। कहाँ का दे रखा है? करौली का। तो इसका सही आंसर तो है हेला ख्याल के सूत्रधारों क्या कहा जाता है? हेला शायर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कन्हैया ख्याल के सूत्रधारों क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है हलकारा, ऑप्शन 2 दे रखा है मेड़िया, ऑप्शन 3 दे रखा है कुटकुटिया, ऑप्शन 3 दे रखा है कुटकुटिया, ऑप्शन 4 दे रखा है झटपटिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मेड़िया, कुटकुटिया और झटपटिया ये तीनों ही हैं गौरी लोक नाट्य से संबंधित। और हलकारा कहते हैं कन्हैया ख्याल के सूत्रधार को। कन्हैया ख्याल के सूत्रधारों क्या कहा जाता है? हलकारा। और एक अपने पिछले वाले प्रश्न में देखा था हेला ख्याल को क्या कहा जाता है? हेला ख्याल के सूत्रधारों कहा जाता है मेड़िया। क्या कहा जाता है? मेड़िया। तो इसका सही आंसर हो गया हेला ख्याल के को तो कहा जाता है हेला शायर, और
कन्हैया ख्याल के को कहा जाता है, इसको मेड़िया नहीं कहा जाता, मेड़िया तो उसमें है। हेला ख्याल का हो जाएगा हेला शायर, मेड़िया होता है उसके अंदर गौरी लोक नाट्य के अंदर। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है, भवाई भवाई नाट्यशाला किस जगह स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है झालावाड़, ऑप्शन 2 दे रखा कोटा, ऑप्शन 3 दे रखा बूंदी, ऑप्शन 4 दे रखा बारा, ऑप्शन 5 दे रखा उत्तरित प्रश्न। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भवाई नाट्यशाला जो है वह है झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा तमाशा, ऑप्शन 2 दे रखा गौरी, ऑप्शन 3 दे रखा स्वांग, ऑप्शन 4 दे रखा रम्मत, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो लोकनाट्य है वह है गौरी लोकनाट्य। कौन सा है? गौरी लोकनाट्य। और एकमात्र लोकनाट्य है जिसका प्रदर्शन दिन में किया जाता है। एकमात्र लोकनाट्य है जिसका प्रदर्शन किस में किया जाता है? दिन में। और सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला लोकनाट्य ये, सर्वाधिक लंबे समय तक। और सभी लोकनाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है, लोकनाट्यों का मेरुदंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला लोकनाट्य कौन सा है? आगे प्रश्न। ऑप्शन 1 दे रखा तमाशा, ऑप्शन 2 दे रखा रामलीला, ऑप्शन 3 तमाशा आ गया, ऑप्शन 4 है गौरी और ऑप्शन 5 है अनुत्तरित प्रश्न। तो सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला जो लोकनाट्य है वह है गौरी लोकनाट्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस लोकनाट्य में महिला पात्र की भूमिका महिला ही निभाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है तमाशा, ऑप्शन 2 दे रखा है गौरी, ऑप्शन 3 दे रखा रम्मत, ऑप्शन 4 दे रखा स्वांग, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो तमाशा लोकनाट्य एक ऐसा लोकनाट्य है जिसमें महिला पात्र की भूमिका महिला ही निभाती है। और तमाशा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जयपुर राजघराने से। कहाँ से हुई थी? जयपुर राजघराने से। सवाई प्रताप सिंह के टाइम से ये तमाशे की स्टार्ट हुई। और गौरी लोकनाट्य ऐसा है जिसमें महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मंकी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा परशुराम, ऑप्शन 2 दे रखा जानकीलाल भांड, ऑप्शन 3 दे रखा है शिवलाल कुमावत, ऑप्शन 4 दे रखा मोतीलाल जाट, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो मंकी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं जानकीलाल भांड। कौन जाने जाते हैं? जानकीलाल भांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रम्मत से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है रम्मत का शाब्दिक अर्थ है खेलना, ऑप्शन 2 दे रखा है रम्मत के स्थान को कहते हैं अखाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है वर्तमान में इसका प्रसिद्ध स्थल है आचार्यों का चौक बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रम्मत से संबंधित, रम्मत का शाब्दिक अर्थ होता है खेलना, ये बात सही है। रम्मत के स्थान को खड़ा कहा जाता है, ये बात भी सही है। और वर्तमान में इसका जो प्रसिद्ध स्थल है आचार्यों का चौक, ये बात भी सही है। और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, स्वतंत्र बावणी नामक रम्मत के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है तेज कवि, ऑप्शन 2 दे रखा है फागुजी महाराज, ऑप्शन 3 दे रखा अमर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है मोतीलाल जाट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। स्वतंत्र बावनी नामक जो रम्मत है इसके लेखक है तेज कवि, और इन्होंने ये वाली स्वतंत्र बावनी गांधी जी को भेंट की थी। किसको भेंट की थी? गांधी जी को, बावनी को गांधी जी को भेंट की थी। और इनमें लिखा गया था इन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत की गई थी। इन बावनी में क्या लिखा गया था? अंग्रेजों की खिलाफत की गई थी, खिलाफत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र बावनी के जो रम्मत है उसके लेखक है तेज कवि। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सूपना गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है विवाह के समय, ऑप्शन 2 दे रखा है गम या शोक के समय, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वप्न को बताते हुए, ऑप्शन 4 दे रखा है हरिभजन करते समय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सूपना गीत गाए जाते हैं स्वप्न को बताते हुए, और ये होता है एक विरहिणी का स्वप्न गीत, विरहिणी का स्वप्न गीत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? नाहरगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? नाहरगढ़ दुर्ग में। और कुछ स्थानों पर इसको दे रखा है कि इनको बनवाया माधो सिंह प्रथम ने, माधो सिंह प्रथम ने। कुछ बुक्स में माधो सिंह प्रथम दे रखा है और कुछ बुक्स में माधो सिंह द्वितीय भी दे रखा है। तो इसका सही आंसर है किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? नाहरगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रस्म विवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है चाक पूजन, ऑप्शन 2 दे रखा सामेला, ऑप्शन 3 दे रखा बिंदोरी, ऑप्शन 4 दे रखा मौसर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से कौन सी रस्म विवाह से संबंधित नहीं है? चाक पूजन है, सामेला भी है, बिंदोरी भी है, मौसर नहीं है। मौसर क्या है? मृत्यु भोज, मृत्यु भोज। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा असुमेलित है? ऑप्शन 1 दे रखा है दीवान शाह की जो दरगाह, एक तरफ संत दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी दरगाह दे रखी है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है दीवान शाह की दरगाह दे रखी है कपासन चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन 2 दे रखा है मिट्ठे शाह की गागरोन में। ऑप्शन 3 दे रखा है शक्कर बाबा की झुंझुनू में। और संत मीरान साहब की दे रखी है तारागढ़ बूंदी में। और ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो इसमें जो असुमेलित है वह है संत मीरान साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ बूंदी में नहीं है, तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर में, कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ बूंदी में किसकी है? तो संत मीरा की, संत मीरा की है तारागढ़ बूंदी में। और यह है संत मीरान साहब, इसकी है तारागढ़ अजमेर में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में ये अपने आज के भाग 7 में आज हमने 50% देख लिए हैं, 350 तक हो गए हैं, हमारे 150% और बचे हैं अगले 2-3 भागों में, उनको भी हम करेंगे। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान की पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, जो या तो बार बार पूछे जा रहे हैं या इनके आने की संभावना रहती है। यदि आपको इन प्रश्नों को PDF में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन मित्रों के पास शेयर जरूर करें जो राजस्थान में किसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी थोड़ा सीरियस होकर कर रहे हैं, उनके पास शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।